नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में प्रत्यक्ष गठबंधन और अप्रत्यक्ष गठबंधन दोनों एक साथ चलते हैं। एक गठबंधन जो सामने से दिखाई देता है और एक गठबंधन जो सामने से दिखाई नहीं देता लेकिन लोग समझते हैं। अब कब कौन सा गठबंधन प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष में और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में तब्दील हो जाए, कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक मजबूत राष्ट्रीय जनता दल और एक कमजोर भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहिए? आखिर मजबूत राजद की इच्छा अंदर खाने नीतीश कुमार को क्यों है? और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कर यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव को मजबूत देखते हुए नीतीश कुमार अपना कौन सी राजनीति को साधते हुए नजर आते हैं? वहीं भारतीय जनता पार्टी, जिसने एक नाथ शिंदे का पॉलिटिकल करियर सीएम से डिप्टी सीएम बनाकर करीब करीब खत्म किया, जिसने नवीन पटनायक मॉडल को भी अंजाम दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने चौटाला परिवार को तोड़ने का काम किया और जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिसाब से शरद पवार की पार्टी और परिवार भी तोड़ी। क्या यही सब वजह है या इसके अलावा भी कुछ वजह है? और इन सब के बीच निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे की सियासी एंट्री पर अब आनंद मोहन ने जिस प्रकार से स्वागत किया है, तो क्या इसे मान लिया जाए कि जनता दल यूनाइटेड में अंदर खाने निशांत की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर के प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे ऋषि मिश्रा जी के साथ। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले ये बताइए, सीधा नमस्कार। सवाल सीधा सवाल आपसे कि एक मजबूत राष्ट्रीय जनता दल मतलब एक मजबूत लालू यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को क्यों चाहिए, और एक कमजोर भारतीय जनता पार्टी यानी एक कमजोर मोदी साहब बिहार में नीतीश कुमार क्यों चाहते हैं? आखिर ये कौन सी सियासत है जिसमें राजद के लोग खुलकर नीतीश कुमार की बैटिंग कर रहे हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी बात आपने सुनी होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बोलने से बच रहे हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा। सिर्फ यही वजह है या नीतीश कुमार कहीं दूर की कौड़ी खेल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, बिहार का जो राजनीति इन दिनों जो है बिल्कुल एक तरह से एक कयासों का क्या कहते हैं बादल छाया हुआ है। अमित शाह का बयान, अमित शाह के बाद विनोद तावड़े का बयान, विनोद तावड़े से पहले विजय सिन्हा का बयान, इधर अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार संविधान के सबसे बड़े संविधान को अधिक खतरा होगा तो सबसे पहले नीतीश कुमार खड़े रहेंगे। लालू यादव का अपने भाई समान मित्र के लिए दिल खोलकर दरवाजे खोल के बैठे रहना कि भाई नीतीश 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 का हम स्वागत करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरा मतलब एक जो बिहार की जो राजनीति है उसको समझना उतना आसान नहीं है। अब आप देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मजबूत राजद बीजेपी के तुलना में। यही स्थिति बीजेपी का भी है। बीजेपी कमजोर जेडीयू चाहती है। पिछले बार भी आपने देखा 2020 में ये चिराग पासवान की इतनी हैसियत नहीं है कि ऑपरेशन चिराग या तमाम इन चीजों को कर सके। जब तक बीजेपी का बदहस्त मतलब एक तरह से आशीर्वाद चिराग पासवान को नहीं रहा होगा। बिना मतलब मेरे कहने का अर्थ है चिराग पासवान को कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कोई ऑपरेट कर रहा था 2020 में। ऐसा क्या नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का बिगाड़ दिया कि सिर्फ जेडीयू के ही उम्मीदवार के विरुद्ध उन्होंने उम्मीदवार उतारा? यही नीतीश कुमार भी चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आपको मजबूत राजद चाहिए, कमजोर बीजेपी चाहिए, तो राजद कैसे मजबूत होगा? अब मैं आपको पॉइंट वाइज समझाता हूं। यदि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और तमाम जो अभी अलायंस पार्टनर हैं मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो एक तरह से क्लीन स्वीप होगा। राजद कांग्रेस कहीं मतलब मुझे नहीं लगता है कि 50 सीटें भी ये लोग क्रॉस कर पाएंगे। ऐसे स्थिति में नीतीश कुमार क्या कोई ऑपरेशन चिराग जो 2020 में जेडीयू के विरुद्ध चलाया गया था, क्या नीतीश कुमार यानी जेडीयू जो है कोई ऑपरेशन बीजेपी 2025 के चुनाव में ऑपरेट करेंगे?
क्योंकि कोई पर्दे के पीछे खेल होगा तभी ना बीजेपी को आप कमजोर करेंगे। क्या बीजेपी के जो संभावित सीटें हैं उस पे जेडीयू शैडो उम्मीदवार उतारने जा रही है? तो तमाम चीजें हैं, इन चीज को समझना होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्यों नीतीश कुमार को मजबूत राजद चाहिए। तो आप जानते हैं कि नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि राजद इतना सीट जीत जाए, बहुत अधिक सीट राजद के लिए भी नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं। वो तो बिना नीतीश कुमार के गए जीतेगी भी नहीं बहुत अधिक। हाँ, इतना सीटें जीत जाए कि यदि हम एनडीए छोड़ के आते हैं तो दोनों के विधायकों का योग मिला के वो मैजिक फिगर पाल। अच्छा ऋषि जी, इस सवाल को थोड़ा और क्योंकि मैं उसी पे आ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं मैं समझ गया आपका इंडिकेशन। नीतीश कुमार बीजेपी के कैरेक्टर को बेहतर समझते हैं, हम पत्रकारों से अधिक बेहतर समझते हैं। आज आप बता दीजिए बीजेपी ने किस अपने अलायंस पार्टनर को छोड़ा है? किसी को बख्शा नहीं है। प्रकाश सिंह बादल की पार्टी कहाँ है? शिंदे साहब कहाँ है? शिवसेना उद्धव ठाकरे कहाँ है? नवीन पटनायक, हालांकि नवीन पटनायक से वाजपेयी के समय में था, लेकिन इधर लुका छुपी का खेल चल रहा था, लुका छुपी में गायब ही कर दिए नवीन पटनायक को जी। वो एक साउथ में जो है, क्या नाम है वो, रेड्डी साहब, जगन मोहन रेड्डी, उनको भी गायब कर दिए। तो नीतीश कुमार इस बात को बेहतर समझते हैं कि नीतीश कुमार उम्र के उस पड़ाव में है कि 2025 चुनाव के बाद बीजेपी कोई बड़ा खेल कर सकता है। हो सकता है कि जेडीयू में डिवीजन करा दे, हो सकता है कि पूरे पार्टी में ही तख्ता पलट कर दे, हो सकता है कि किसी अन्य नेता को एस्टेब्लिश कर दे नीतीश कुमार की तुलना में। जी। तो इन दिनों आप देख रहे होंगे, मैं आगे बताऊंगा, इन दिनों देख रहे हैं कि जेडीयू में भी कई इंटरनली कई ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जो आजकल चर्चा में है। ऋषि जी हम उस पर आएंगे, लेकिन एक माइक्रोस्कोपिक लेंस के साथ जब आपने कहा तो वहां तक हम पहुंच ही जाते हैं। ये बात तो तय है कि बिहार विधानसभा में जो 243 सीटें हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल 160-62 यानी 2/3 सीटें खुद लड़ेगी। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। 160 की सीटें कम से कम इस बार वो लड़ने जा रही है। पिछली बार भी 144 लड़ी थी। इस बार कुछ सीटें कांग्रेस को कम दी जा सकती हैं, जो चर्चा हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि 160 सीटें जो वो लड़ेगी, तो जनता दल यूनाइटेड जितनी सीटें, जनता दल यूनाइटेड और राजद के बीच कम लगभग 70 सीटों पर आमने सामने मुकाबला होगा। 70 के आसपास सीटों पर। बची हुई 90 सीटों पर भाजपा, लोजपा, मांझी और जो पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसके साथ मुकाबला होगा राजद का। 50-50 भी कहें तो 70 से ज्यादा सीटों पर राजद जदयू का मुकाबला नहीं होगा। तो जहां भाजपा, लोजपा, मांझी के कैंडिडेट के साथ राजद का मुकाबला होगा, क्या जनता दल यूनाइटेड अपने कार्डर के लिए सॉफ्ट होता जा रहा है कि वहां पर फ्री हैंड छोड़ दिया जाए? जैसे पिछली बार भाजपा ने अपने कार्डर को जदयू की सीटों पर फ्री हैंड छोड़ दिया कि भाई यहां पर दो दुकान खुली हुई है, एक जदयू की दुकान, एक लोजपा की दुकान। पिछले चुनाव में जहां आपको जाना है चले जाइए, मतलब लोजपा में चले जाइए, दुकान खुला हुआ था। क्या नीतीश कुमार इस बार इस दुकान को खोलने वाले हैं कि जहां जदयू और राजद की लड़ाई नहीं है, वहां पर आप इंडिया अलायंस के गठबंधन के बीच में चुनाव कर सकते हैं? बीच में आप जुम हो गए थे, फिर से शुरू कीजिए। जी, बीच में आपका फ्रीज हो गया। ऋषि जी थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू तक इस सवाल को हम ले जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखते हैं। और माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखने का मेरा आशय यही है कि आपको ये बात तय है कि 243 सीटें जो बिहार में है, उनमें से 160-62 सीटें यानी 2/3 सीटें राजद खुद लड़ेगी। और जब 2/3 सीटें वो खुद लड़ेगी, कांग्रेस की कुछ सीटें कम करके मुकेश सहनी को एडजस्ट करेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। 10, 12, 15 जो भी हो, तो 160 के करीब सीटें वो खुद लड़ेगी। तो 70 के आसपास सीटों पर पारंपरिक रूप से राजद बनाम जदयू का मुकाबला होगा। 70 के आसपास सीटें होंगी। इसके अलावा जो 90 सीटें होंगी वो राजद को एनडीए के अन्य घटक दलों से लड़नी होगी, मसलन भाजपा, लोजपा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा वगैरह वगैरह।
तो क्या इन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड अपने काडर को उसी तरह से छोड़ देगी जैसा 2020 में भाजपा ने जदयू वाली सीटों पर अपने काडर को खुला छोड़ दिया था कि भाई 2 दुकान खुली हुई है, एक जेडीयू वाली दुकान, एक लोजपा वाली दुकान, चिराग मॉडल वाली, जहां जाना है वहां जा सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा ऐसा नीतीश कुमार का ये सोच है कि मजबूत राजद और कमजोर बीजेपी, तो ऐसा 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 ऑपरेशन हो सकता है। अभी हाल में ही आपने देखा तिरहुत में जो एमएलसी का जो चुनाव हुआ है, उसमें क्या हुआ? एनडीए के एक पार्टनर और एनडीए के एक पार्टनर के बड़े नेता जो हैं, उनके सलाहकार कैसे पर्सनली फोन घुमा घुमा के एक निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांग रहे थे। कह रहे थे कि जेडीयू के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं देना है। तो ये तो होता है अभिषेक जी। यदि मैसेज कन्वे ग्राउंड तक, यदि पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज कन्वे हो जाए, या जो ब्लॉक होते हैं, आपने लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा कि कई जगह जो जो नीतीश कुमार का जो ब्लॉक है, यानी कोरी कुर्मी जो अति पिछड़ा जो वोट है, आपने देखा जहां बीजेपी के उम्मीदवार हैं वहां उतने एक्टिव नहीं थे, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। मीसा भारती कई जगह यदि 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 उनको उनके पास ऑप्शन था, चाहे औरंगाबाद हो चाहे वो मीसा भारती का सीट हो, कुशवाहाओं ने दिल खोलकर महागठबंधन के उम्मीदवार को सपोर्ट किया। मीसा भारती को कुर्मी समाज ने खुल के वोट दिया है। तो मैं वही समझाने का, देखिए राजनीति में संकेतों का बड़ा खेल होता है। यदि नीतीश कुमार इस प्रकार का संकेत कन्वे कर देते हैं कि भाई इन सीटों पर आपको क्या करना है, तो कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे। कार्यकर्ता, अभी देखिए जो एमएलसी वाला जो चुनाव हुआ है, आप तो इसके गवाह हैं। एलजेपी बीजेपी के कार्यकर्ता घर बैठ गए, बीजेपी के कई विधायक जो हैं निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में लॉबिंग कर रहे थे। तो ये राजनीति में होता है। और 2020 में आपने देखा भी है, जितने भी बीजेपी के जो बड़े नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो एलजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। मेरे बगल में ही देख लीजिए, महेश्वर यादव गायघाट से चुनाव जीत जाते। महेश्वर यादव की स्थिति बहुत मजबूत थी गायघाट में। वहां दिनेश सिंह की जो बेटी है वो लोजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ गई, करीब 40,000 के आसपास वोट आया। महेश्वर यादव चुनाव हार गए और राजद के जो उम्मीदवार चुनाव जीत गए। ऐसा खेल कई जगह हुआ। तो ये समझने की जरूरत है। और राजनीति में, हालांकि मैं ये भी आपको बता दूं, अमित शाह भी कोई छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बिहार के राजनीति में कौन किसको साथ देता है, कौन किसको मात देता है, ये देखने वाली बात है। और नीतीश कुमार के साथ यदि कोई पूर्व में इस प्रकार का व्यवहार किया हो, चाहे वो उनके सहयोगी ही क्यों ना हो, तो वो ऐसे व्यवहार को आसानी से भूलते नहीं है जी। और इन दिनों तो उनके घाव पे नमक मतलब तरह से छिड़का जा रहा है। अमित शाह ने एक बार नहीं 2 बार बयान दे दिए कि मुख्यमंत्री का अभी मुख्यमंत्री कौन होगा वो तय नहीं हुआ है। उसके बाद जो बिहार के प्रभारी है विनोद तावड़े ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है। जबकि अभी तो दुल्हा, अभिषेक जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, लेकिन गूंज रही है। अभिषेक जी आवाज आ रही है? गूंज रही है। तो अब अभी तो जो दुल्हा है, अभी तो जो दुल्हा है नीतीश कुमार है। अब जो दुल्हा ऑलरेडी मौजूद है, उसके सामने में दूसरे नए दूल्हे की बात आप कर रहे हैं कि भाई हम जब अब दुल्हा कौन होगा हम लोग मिल बैठ के तय कर लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को साइडलाइन करने का एक तरह से प्रयास है। जो शिंदे के साथ महाराष्ट्र में किया गया वो बिहार में बीजेपी दोहराना चाहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहार महाराष्ट्र नहीं है, नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे नहीं है, इस बात को समझना। अच्छा ऋषि जी, एक चीज हमारे दर्शकों को आप बताइए, कुछ चीजें खुलकर कहीं नहीं जाती है सियासत में, कुछ चीजों का संकेतों का बड़ा महत्व होता है। आप देख रहे होंगे ऋषि जी, आप देख रहे होंगे कि बिहार में आमतौर पर कहीं भी हफ्ते में एक बार कैबिनेट की मीटिंग हो ही जाती है, यही स्वस्थ परंपरा है। और बिहार में तो परंपरा रही है, नीतीश कुमार इसके पाबंद भी रहे हैं कि मंगलवार या बुधवार को कैबिनेट की मीटिंग हो जाए।
लेकिन एक एक महीने पर मीटिंग, 10 जनवरी के बाद अब 4 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग की चर्चा है, मतलब 25 दिन के बाद कैबिनेट मीटिंग, लगभग एक महीने के बाद। ये सामान्य संबंधों वाले गठबंधन में ऐसा होता नहीं। क्या आपको लगता है कि गठबंधन में यूं ही सब कुछ सामान्य चल रहा है कि 3-3 बड़े इवेंट को स्किप कर देते हैं नीतीश कुमार, जहां भाजपा नेताओं की और भाजपा से जुड़े रहे लोगों की सक्रिय भागीदारी रही हो? कैबिनेट देखिए की नीतीश बैठक कुमार 25 के दिन मन में एक बार होना। देखिए नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, लेकिन जो वो मैसेज दे रहे हैं, जो संकेत दे रहे हैं, उसको यदि रीड कीजिएगा तो ये तो रीड करने से ये पता चलता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। जी। इतने बड़े बिजनेस समिट में भाग नहीं लेना, उपराष्ट्रपति आते हैं तो उनका स्वागत करने एयरपोर्ट नहीं जाना, शिवराज सिंह चौहान जब आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान का नीतीश कुमार से मुलाकात न करना, अभी कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पे जो प्रोग्राम था उसमें एक साथ उपराष्ट्रपति या शिवराज सिंह चौहान के साथ न जाना, तो तमाम ऐसे संकेत हैं। और उस कल जो आपने जो खबर चलाई थी उसमें थोड़ा डिकोड कर दे, जो महादलित टोला में जो कार्यक्रम करीब 16-17 सालों से होता था, उसमें विजय चौधरी गए, और विजय चौधरी के साथ साथ सम्राट चौधरी को भी जाना था, क्योंकि पटना के जो जिला प्रभारी मंत्री हैं सम्राट चौधरी हैं। यदि नीतीश कुमार नहीं गए तो कम से कम जिला प्रभारी जो मंत्री हैं उनको विजय चौधरी के साथ जाना चाहिए था जी। सम्राट चौधरी नहीं गए उस कार्यक्रम में। तो जो देखिए, मैं सम्मानित दर्शकों को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि कई मैं ऐसे कमेंट हर रोज देखता हूं कि लोग हर दिन ये कह रहे हैं ये होगा ये होगा। पहली बात, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हर समय कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता है, और जो संकेत मिलते हैं उसी के आधार पे हम लोग विश्लेषण करते हैं। ये नहीं कि हम लोग कोई ब्रह्मा जी तो है नहीं नरेंद्र मोदी जी की तरह कि उनके अंदर जाके वो जो क्या सोचते हैं वो बता दें आपको। जो संकेत है वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्होंने कहा था। ऐसा क्या कारण हुआ कि नीतीश कुमार राष्ट्रपति महामहिम उपराष्ट्रपति को रिसीव करने नहीं गए? ऐसा क्या कारण हुआ कि बिजनेस समिट में नहीं गए? ऐसा क्या कारण हुआ कि शिवराज सिंह चौहान के साथ मुलाकात नहीं हुई? ऐसा क्या कारण हुआ कि कर्पूरी ठाकुर जो नीतीश कुमार के आइडियल हैं, उनके प्रयोगशाला के स्टूडेंट अपने आप को मानते हैं, उनके कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के साथ नहीं जाना, शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं जाना? तो तमाम ऐसे संकेत हैं, ये वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि सब कुछ सामान्य नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि वो एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यह आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चाहते हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो वो नीतीश कुमार की लीडरशिप में हो, और चुनाव में यदि पार्टी गठबंधन फिर से सत्तासीन होती है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो, ये नरेंद्र मोदी आश्वस्त करे बिहार आके। इसलिए मैंने कल भी कहा था कि जो 22 या 24 फरवरी का जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है भागलपुर का, उसका हम सबको इंतजार करना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्या रिस्पांस होता है नीतीश कुमार को लेकर, खासकर चेहरा को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसके बाद आप देखिएगा बिहार की राजनीति में भूचाल आएगा। ऋषि जी, भूचाल की बात आप कर रहे हैं। भागलपुर और नीतीश कुमार बड़ा अजीब सा संबंध है। प्रधानमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है नीतीश कुमार को सीएम फेस के तौर पर वो ऐलान करेंगे 25 के चुनाव के बाद के लिए भी। और इसी भागलपुर की जेल में भी वो कुछ दिन रहे हैं इमरजेंसी के समय। और उससे भी आगे बढ़कर बता दें, इसी भागलपुर में 2005 के पहले चुनाव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से ये उम्मीद की गई थी कि बिहार में सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान करेंगे। 2005 में जब बूटा सिंह राज्यपाल थे और राष्ट्रपति शासन लागू था। किसले अपहरण याद होगा, उस समय अटल जी आए थे भागलपुर में, मुझे मेरा किसले लौटा दो उन्होंने कहा था। और उस समय लोगों ने उम्मीद की थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करेंगे। लेकिन माना जाता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के कथित दबाव में नीतीश कुमार के नाम का ऐलान उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस की इच्छा थी कि कोई चेहरा पेश न किया जाए, ऐसी बात कही जाती है। और चुनाव के बाद दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, बांका वाले दिग्विजय सिंह जो अब स्मृति शेष है, ऐसी बात कही जाती है। फिर जब अटल जी को पर्ची भी दी गई थी भागलपुर में कि पर्ची देख के नाम का ऐलान करेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो पटना में अरुण जेटली से ऐलान करवाया गया कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।
और तब वहां पर नारा बिहार में गढ़ा गया, नया बिहार नीतीश कुमार ठोस बहुमत अगली बार। वही नारा, वही पोस्टर पूरे बिहार में लगा दूसरे चुनाव के पहले। और फिर भागलपुर में ही ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर देंगे। क्या लगता है, ये भागलपुर और नीतीश कुमार का सहयोग बार बार पीछा नहीं छोड़ता है, और खासकर मुख्यमंत्री पद के मामले में। अब आपको क्या लग रहा है, भाजपा और जदयू के संबंधों की समीक्षा भी भागलपुर के द्वारा ही कर दी जाएगी? देखिए, मुझे उम्मीद है कि भागलपुर में भागलपुर यात्रा के दौरान ही नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर, मुख्यमंत्री कौन होगा उसको लेकर घोषणा कर सकते हैं। मैं करीब करीब ये तय मानता हूं, क्योंकि विकल्प नहीं है भाजपा के पास। और कम से कम नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई डेवलपमेंट हो जिससे नीतीश कुमार नाराज हो और उनकी नाराजगी का असर केंद्र सरकार के स्टेबिलिटी पे पड़े। यदि एक नीतीश कुमार निकलते हैं, समझ जाइए, एनडीए से, तो उसके बाद आप समझ लीजिए कि ये मतलब कि तू चल, अब मैं आई वाला कहानी हो जाएगा। नीतीश कुमार निकले, भारतीय क्रिकेट में एक जमाने में ये था कि तेंदुलकर आउट हुए, धीरे धीरे सब उसके बाद पीछे 2 रन 3 रन 4 रन मार के चले जाते थे। तू चल मैं आई वाला बात हो जाएगा। तो ये नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि तू चल और मैं आई वाला बात हो। अच्छा, एक चीज तो ये भाजपा के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी है और मजबूरी भी है। अच्छा, एक चीज बताइए, अमित शाह, फिर आप कहेंगे अमित शाह विनोद तावड़े क्यों बयान दे रहे हैं? तो अमित शाह विनोद तावड़े एक सोची समझी रणनीति के तहत बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को दबाव में लाया जाए, जो सीटों का वो संख्या चाहते हैं उस पर थोड़ा अंकुश लगाया जाए, बाकी कुछ नहीं है। अब जब नरेंद्र मोदी किसी चीज को लेकर डिसीजन ले लेंगे, और जहां तक मेरे पास खबर है नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को लेकर पॉजिटिव हैं, और भागलपुर की जो यात्रा है उसमें आप देख लीजिएगा, इस बात की घोषणा होगी कि नीतीश कुमार ही बिहार में एनडीए के चेहरा होंगे, और यदि सत्तासीन होते तो मुख्यमंत्री। ऋषि जी, नरेंद्र मोदी पर तो भाजपा वाले यदि आप उनसे निजी बातचीत करें तो भरोसा करने को तैयार नहीं होते। आप कैसे भरोसा कर लेंगे? 2 दिन पहले कहा कि खट्टर और हम साथ में क्या क्या किए, खट्टर के साथ कितनी दोस्ती थी, स्कूटर पर घूमना, सब कुछ कहा। और जिस दिन कहा शायद उसके अगले ही दिन खट्टर का अचानक सुबह को खबर आया कि खट्टर इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो मोदी जी क्या कहते हैं उस पर? तो खट्टर मोदी की मजबूरी नहीं है ना। केंद्र सरकार जिन सहयोगियों के बलबूते चल रही है उसमें नीतीश कुमार का भी बड़ा रोल है। यदि 16 चंद्रबाबू नायडू के हैं तो 12 नीतीश कुमार के भी है, और 16-12 कितना होता है? 28। शिंदे भी नाराज हैं, उधर मुंह फुलाए हुए हैं जी। तो समझिए, संकेतों में समझिए बातों को जी। नीतीश कुमार एक चीज हमारी समझ में नहीं आया, खट्टर जो है मोदी के कृपा पात्र है, नीतीश कुमार मोदी के कृपा पात्र नहीं है, सहयोगी है। एक कृपा पात्र होना, एक सहयोगी होना, दोनों में अंतर होता है जी। ऋषि जी, आप सब समझा रहे हैं, लेकिन हमारी मोटी बुद्धि में एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, राजद के वरिष्ठ नेता, जिनकी चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर भी हुई थी 1997 में, जब लालू यादव कुर्सी छोड़ रहे थे और राबड़ी देवी को बनाया गया था, तब अब्दुल बारी सिद्दीकी फ्रंट रनर माने जा रहे थे मुख्यमंत्री पद के लिए। सोचिए कितने बड़े नेता हैं, वित्त मंत्री भी रहे, विपक्ष के नेता भी रहे बिहार में, विधानसभा में। वो कल का उनका स्टेटमेंट है, हमारे नेता, हमारे मित्र नीतीश कुमार, हमारे नेता, इस शब्द पर ध्यान दीजिए, वो संविधान और सेकुलरिज्म के मुद्दे पर समझौता नहीं कर सकते। हमारे नेता कहने का क्या तुक है? और जब उनसे इसी में पूछा गया, तेजस्वी यादव ने कहा है टायर्ड चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने ऐसे सारे माइक को कहा, अब इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, माइक को हटाते हुए। देखिए, 2 बातें। अब्दुल बारी सिद्दीकी किनके करीबी हैं? लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा? और अब्दुल बारी सिद्दीकी पढ़े लिखे और समझदार नेता जी, तो संकेतों में उन्होंने मैसेज दिया है। दूसरी तरफ अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अपने भविष्य की राजनीति के लिए दरवाजे
खुले रखना चाहते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी की भी कभी कभी पोजीशन जो है, जो नया युग का जो राजनीति है राजद में शुरू हुआ है, उसमें अब्दुल बारी सिद्दीकी उतने फिट नहीं बैठते हैं तेजस्वी यादव के समीकरण। और अब्दुल बारी सिद्दीकी के 1-2 बार चुनाव मतलब खुद के विधानसभा क्षेत्र से हारे भी है जी। तो इसके दो मैसेज हैं। एक तो अपने लिए भी बेचारे दरवाजे खोले रखना चाहते हैं कि इधर नहीं हुआ तो नीतीश भैया के पास चले जाएंगे, नेता तो हमारे वो भी है। दूसरी बात, वो राजद की तरफ से नीतीश कुमार को मैसेज देना चाहते हैं कि आपको लेकर हम सकारात्मक हैं, हम मतलब राजद जी। यदि आपके मन में कुछ ऐसा खिचड़ी पक रहा हो और उधर खुश नहीं हो तो इधर आ सकते हैं। जी। तो जो मैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान को डिकोड करता हूं तो ये दो चीजें मैं देखता हूं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी आने वाले जो राजनीति का जो एक है तो उसमें अपने लिए भी एक दरवाजा खुले रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ राजद की तरफ से मैसेज देना चाहते हैं कि भैया यदि थोड़ा भी मन डोल जाए तो आ जाना, इधर आपका स्वागत है, इधर कोई मतलब दिक्कत नहीं है। ऋषि जी, कल जेडीयू कोटे के एक मंत्री से हमारी बात हो रही थी, कल मॉर्निंग की बात मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि बिहार में 15 से 18% वोटर ऐसे हैं जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अलग अलग गठबंधन को वोट देते हैं अपनी अपनी वजहों से। लोकसभा चुनाव में वो राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, और विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दों को मतलब मंडल पॉलिटिक्स और बाकी चीजों को प्राथमिकता देते हैं। मैंने पूछा कि थोड़ा और इसको समझाइए, तो उन्होंने कहा देखिए, जनता दल यूनाइटेड में 90% कार्यकर्ताओं का, नेताओं का यह स्पष्ट रूप से मानना है, उनकी बात मैं कह रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, 90% लोगों का स्पष्ट रूप से यह मानना है, याद रखिए बिहार सरकार के मंत्री की बात मैं कर रहा हूं, कि 90% लोगों का स्पष्ट तौर पर मानना है जेडीयू के अंदर कि लोकसभा भाजपा के साथ और विधानसभा राजद के साथ ये चुनाव लड़ना पार्टी के लिए बहुत ही मुफीद और फायदेमंद है। क्या है इसमें, क्या वाकई बिहार में ऐसे 15-18% वोटर हैं जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग गठबंधन के साथ जाना पसंद करते हैं? लोकसभा में तो यादवों का एक बड़ा तबका भी झुक जाता है भाजपा में। आप देखिए, पिछड़ा अति पिछड़ा और नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, आज भी नीतीश कुमार क्यों इतने दुला रहे हैं? चलो 17-18% का जो चंक है को तो लालू यादव तमाम प्रयास करने के बावजूद रिप्लेस नहीं कर पाए। प्रयोग तो उन्होंने बहुत मतलब लालू यादव ने प्रयोग किया, कई लोगों को ऐसे लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, लेकिन जो नीतीश कुमार का जो स्पेस है 15-16% का, उसको तो आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, यदि 32% ये और 15-16% ये मिला दीजिएगा तो मोर देन 50% के आसपास का समीकरण बनता है। तो उसका तोड़ तो ना बीजेपी के पास है ना किसी के पास है। और नीतीश कुमार के जो जनरल आप विधायकों में देख लीजिए, यदि 42-43 जो एमएलए हैं उसमें यदि आप देखें तो बहुलता तो पिछड़े अति पिछड़ों के समाज से आने वाले विधायकों का ही है। तो उनको तो सूट तो वही करेगा ना। यादवों का भी वोट मिल जाए, मुसलमानों का भी वोट मिल जाए, कुशवाहा कोरी का भी वोट मिल जाए, कुर्मी का वोट मिल जाए, पचफोरना का वोट मिल जाए, कुमारों का भी वोट मिल जाए, तो कैंडिडेट की जाति का भी वोट मिल जाए, कैंडिडेट अगर सवर्ण हो तो कितना मतलब अनुकूल समीकरण होगा, समझते हैं आप जी। और तो ये बात तो है। तो जो ग्राउंड रियलिटी है तो उसको तो मतलब जो नेता है, मंत्री हो तो समझते ही हैं। आपने मंत्री का नाम लिया और आपने कल परसों 2 दिन शिक्षा विभाग को लेकर भी आपने खबरें चलाई थी, बहुत लोगों का मैसेज और रिएक्शन आया है। तो लेकिन देखिए, जो अच्छे विधायक और मंत्री हैं, अच्छे काम कर रहे हैं तो उनकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। और मैं ये बात मानता हूं कि सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने शिक्षा विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर जो अभियान चलाया है उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं। अरे महाराज, उन्हीं के नाक के नीचे जो है दारू पी के झंडा फहराने जा रहे हैं मास्टर साहब, हिलते डोलते हुए। मुझे तो वेतन 5 महीने से नहीं मिला है। नहीं, मैं कार्रवाई हुआ है, कर्जा लेके दारू पी रहे हैं। वो
वो टीचर जेल जा चुके हैं। मैं सुनील कुमार जी ने जो मतलब एक शिक्षा विभाग में जो रिफॉर्म्स लाए हैं उसको लेकर मैं बताऊं, और दर्शकों के नॉलेज के लिए भी, कि उन्होंने छात्रों के लिए, पेरेंट्स के लिए नंबर जारी किया है, टोल फ्री नंबर जारी किया है कि यदि आपके यहाँ कोई शिक्षक या कोई अधिकारी जो शिक्षा विभाग में है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, शिक्षक यदि टाइम पे पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल नहीं आ रहे हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या जो प्रैक्टिकल के नाम पे पैसा मांगा जा रहा है, ऐसे कोई शिकायत है तो इस नंबर पे आप शिकायत दर्ज करें। और कार्रवाई भी हुई है। आज का आप बिहार का दैनिक भास्कर का फ्रंट पेज देखिए कि कितने ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे कार्रवाई हुआ है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो बेतिया डीओ पे कार्रवाई हुई है वो सुनील कुमार के पहल पे ही हुआ है जी, माननीय शिक्षा मंत्री के पहल पे ही हुआ है। और वो कम से कम ये रिफॉर्म्स तो देखने को मिल रहा है ना, कि आपके पास ऐसे नंबर हैं जहां आप डायरेक्ट विभाग को शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और कार्रवाई भी हो रही है। तो ऐसे मंत्री हैं जो दिखावा में नहीं, पर्दे के पीछे काम करने में विश्वास करते हैं। जी। अच्छा, और एक जो चीज ऋषि जी, बेतिया डीओ पे जो कार्रवाई हुआ है वो बिल्कुल, इसके लिए विभाग को प्रशंसा आपको करना होगा, चाहे वह अरे सिद्धार्थ कम हो से या कम 10 डीओ मिल जाएंगे। वर्तमान। बेतिया जी, बहाना है, अभी पूरे बिहार में 10 मिल जाएंगे ऐसे ढूंढा जाए आप तो। सबूत दीजिए। मैं तमाम दर्शकों को ये कहता हूं कि यदि आप डायरेक्ट मंत्री तक आपकी पहुंच नहीं है, बात नहीं आप कन्वे कर पा रहे हैं, तो आप सबूत दीजिए। कार्रवाई करवाने का आश्वासन मैं देता हूं कि कार्रवाई होगी, निश्चित कार्रवाई होगी, और ऐसे अधिकारी सलाखों के पीछे होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आपको ऋषि जी, पर्याप्त सबूत देना होगा। जी ऋषि जी, राजनीतिक मसलों पर वापस आते हैं। आज कांग्रेस मुख्यालय में अली अनवर अंसारी, पसमानदा के इस देश के बड़े नेता, बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। उनके साथ साथ आपको दशरथ मांझी के बेटे, वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पटना वाले संविधान बचाओ सम्मेलन में वो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए थे। क्या लग रहा है, मांझी समाज के बीच जीतन राम मांझी बड़ा नाम है कि दशरथ मांझी? समाज किसके साथ जा सकता है? सिंबॉलिक देखे तो नो डाउट दशरथ मांझी का नाम जीताराम मांझी से बड़ा है। जीताराम मांझी ने समाज के लिए क्या किया, आप बता दीजिए। एक भी क्या कोई बात कार्य कर बता रहे हैं? दीजिए। बहू को उनके विधायक बनाया, बेटे उनके को कार्य, मंत्री बनाया, समधिन को उनके कार्य, विधायक बनाया। उनके, हाँ बिल्कुल, उनके यही काम है समाज के लिए, कि पूरे परिवार को उन्होंने पॉलिटिकली सेट कर दिया है। जयराम मांझी खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, बेटा विधायक और मंत्री हैं, पुत्रवधू विधायिका हैं, समधन विधायिका हैं। अब क्या चाहिए मांझी समाज को? तो मेरे नजर में दशरथ मांझी का कद जो है जीताराम मांझी से बहुत बड़ा है, उनके परिवार का बहुत बड़ा है। जी। तो और निश्चित ही कांग्रेस को इसका फायदा होगा। देखिए, अली अनवर अंसारी जो है कोई मास लीडर नहीं है, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, पत्रकार रहे हैं, और एक देखिए पॉलिटिक्स में के एक बीच सिंबॉलिक, इज्जत है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स में एक सिंबॉलिक मैसेज भी होता है कि आपके समाज से आने वाले इस पढ़े लिखे नेता को हमने ये जिम्मेवारी दी है, हमने ये भागीदारी दी है, हमने ये सम्मान दिया है। तो एक मैसेज तो जाएगा ही, और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा होगा ही। जी, चलिए, कांग्रेस को फायदा कितना होगा वो तो देखा जाए। एक शिकायत कांग्रेस से भी है कि आप अपने पुराने कार्यकर्ताओं से ऐसे क्यों मुंह चुरा रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय केसी वेणुगोपाल जी। अरे आपके पार्टी में एक से एक नेता थे बिहार में, अभी भी हैं। अब प्रेमचंद मिश्रा को ले लीजिए, अनिल शर्मा को ले लीजिए, पुराने ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने पूरे, हाँ आप चले गए, क्यों चले गए? वर्तमान में जो अध्यक्ष है उनके बेरुखी, आप भाई वो भी प्रदेश अध्यक्ष रहे, एक समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, आप एक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। और आप देखिए प्रेमचंद मिश्रा को देख लीजिए, मुझे बहुत उस व्यक्ति से सहानुभूति है कि जो एनएसयूआई के टाइम से, राजीव गांधी के टाइम से, इंदिरा गांधी के टाइम से पार्टी से जुड़ा हुआ है। आज आपने उनको कहां मतलब एक तरह से फेंक रखा है।
जी। तो ऐसे निश्चित तौर पर। कार्यकर्ता जो आपके कोहिनूर हैं, उनको आप यदि नहीं सम्मान दीजिएगा तो पार्टी कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। जी, ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बिहार में तो भी सांगठनिक स्तर पर भी एक तरह से राजद के सामने सरेंडर वाली स्थिति है। प्रदेश अध्यक्ष भी किस मिजाज के हैं आप जानते हैं। खैर, आखिरी सवाल पर हम आते हैं ऋषि जी। सीधा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री के लिए प्लेटफॉर्म सज चुका है? ताजा बयान आनंद मोहन का है। आनंद मोहन जिनके बेटे सदन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक हैं, उनकी पत्नी जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर निर्वाचित सांसद हैं और आनंद मोहन इस समय नीतीश कुमार के करीबियों में भी गिने जा रहे हैं। हालिया दिनों में नीतीश कुमार के विश्वस्तों की जो सूची देखी जा रही है, उसमें एक आनंद मोहन का भी नाम लिया जा रहा है कि नीतीश कुमार इतने लोगों से धोखा खा चुके हैं कि अब उनको लगता है कि नहीं भाई यही लोग सही है। थोड़ा कड़वी बात तो बोलते हैं, लेकिन ठीक है। और ऐसे लोगों को अगल बगल देखिए बिठा भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि आनंद मोहन ने जब वेलकम किया है, क्या इसे माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई उनके बेटे राजनीति में आए, अगर वेलकम नहीं करेंगे तो लोग पूछ देंगे कि भाई आपके बेटे आए तो ठीक है, उनके बेटे आए तो खराब हो गए। क्या है माजरा? देखिए देखिए आपके सवाल पे आने से पहले मैं कहूं तो आनंद मोहन बिहार की राजनीति के सुब्रमण्यम स्वामी हैं। किसके सामने तो बिराद लगा देंगे, कहा भाजपा नहीं जा छोड़ के सब सकता है। पार्टी घूम चुके हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कब किसके। जब सुब्रमण्यम स्वामी का राज्यसभा में एंट्री हो रहा था तो आनंद शर्मा ने कहा कि जो तोप हमारे लिए लाए, हो सकता है कि कभी उस तोप का मुंह आपकी तरफ न हो जाए। तो देखिए, नीतीश कुमार और जेडीयू की मजबूरी है निशान। आफ्टर नीतीश कौन? जयललिता, मैं एग्जांपल देता हूं। जयललिता तमिलनाडु में एआईडीएमके के सबसे बड़ी नेत्री थी और जयललिता क्या क्या प्रेजेंस था कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जयललिता का जैसे ही देवासन हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद पार्टी किस प्रकार से बिखर गया आपने देखा है। अभी पता ही नहीं है कितने गुट हैं, कितने गुट हैं। तो नो डाउट नीतीश कुमार वंशवाद के विरोधी रहे हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि उनके बेटे राजनीति में आए। और इसके लिए तो नीतीश कुमार का मैं प्रशंसा करता हूं कि हर आदमी चाहता है कि उसका बेटा, मुखिया का बेटा मुखिया बन जाए, विधायक का बेटा विधायक बन जाए। और एक नॉर्मल विधायक जो है सैकड़ों करोड़ रुपए जमा कर देते हैं अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए। लेकिन एक नीतीश कुमार ही है कि आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई हमको बता दे कि नीतीश कुमार के लिए का दिल्ली में कोई बंगला हो, अमेरिका में बंगला हो, लंदन में बंगला हो, महाराज मुंबई में बंगला हो। निशांत के लिए उन्होंने नहीं है। तो लेकिन जेडीयू की ये मजबूरी ये है कि यदि नीतीश कुमार के बाद कौन पार्टी को संभालेगा, और यदि नीतीश कुमार के बाद निशांत की एंट्री नहीं होती है तो पार्टी कई भागों में बट जाएगी। और यही राजद और क्या कहते हैं भाजपा चाहती है। नीतीश कुमार यदि पॉलिटिकली एक तरह से मतलब लीजिए पॉलिटिकली साइडलाइन हो जाते हैं, राजनीति से संन्यास ले लेते हैं, तो फिर जेडीयू का क्या होगा? कुछ भाग राजद में चला जाएगा, कुछ भाग बीजेपी के साथ चला जाएगा। तो जिस मेहनत और ये अपने बलबूते नीतीश कुमार ने जिस पार्टी को खड़ा किया है, उस पार्टी का क्या होगा? तो निशांत मजबूरी भी है और जरूरी भी है जेडीयू के लिए। इसलिए आनंद मोहन ने कहा है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा तो क्या डॉक्टर बनेगा? हाँ, निशांत की जेडीयू की राजनीति में एंट्री होती है, फिर वो कैसे अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं जेडीयू में, ये देखने वाली बात। बिल्कुल। लेकिन मैं और सबसे पहले न्यूज लॉन्चर ने इस खबर को ब्रेक किया था, तो कई लोगों ने हमारा मजाक भी बनाया था। और मैं आज भी कह रहा हूं, होली के बाद हम लोगों ने तो 1-1.5 महीने पहले कहा था, हम लोगों ने दिसंबर की शुरुआत में कहा था। होली के बाद हो सकता है कि निशांत जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करे और विधानसभा चुनाव के बाद बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है निशांत कुमार को जेडीयू। जी, चलिए जिम्मेदारी किस रूप में दी जाएगी ये तो देखा जाना है। लेकिन नीतीश कुमार की जो सियासत है, राष्ट्रीय जनता दल की जो सियासत है और भारतीय जनता पार्टी की जो सियासत है, इन तीनों पार्टियों का लक्ष्य एक है। लक्ष्य यही है कि कम से कम 80 विधायक चुन करके आने चाहिए। ऋषि जी हम सही हैं?
तीनों पार्टियां चाहती हैं कि 80 प्लस एमएलए अगली विधानसभा में चुन करके आए। अब 243 सीटें हैं, तीनों ही 80 प्लस जीत लेंगे तो फिर कांग्रेस, लेफ्ट, चिराग और वो पार्टी जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, कुछ निर्दलीय, ये सब कहाँ जाएंगे? ये सब तो जीरो हो जाएंगे। तीनों में से किसी दो की मंशा ही पूरी हो सकती है। मुझे तो लगता है किसी एक की मंशा ही पूरी होगी 80 प्लस पहुंचने की। पिछली बार कोई 80 प्लस नहीं पहुंच पाया था। चिराग मॉडल ने ठेल ठाल के राष्ट्रीय जनता दल को 75 तक पहुंचा दिया था और चिराग मॉडल ने ठेल ठाल कर जनता दल यूनाइटेड को नीचे गिरा दिया था 43 पर। और चिराग मॉडल के बावजूद भाजपा 80 पार नहीं कर पाई थी, 74 पर रुक गई थी। अब इस बार तीनों 80 पार जाना चाहते हैं और 80 पार जाने के लिए एक गठबंधन पर्दे के सामने तो एक गठबंधन पर्दे के पीछे, ये खेल चल रहा है। और स्वाभाविक है, पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे के गठबंधन का खेल जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने चिराग मॉडल के माध्यम से खेला था, अब उस मामले में बीजेपी तो सिर्फ ग्रेजुएट हुई थी बिहार में, ऐसा लगता है नीतीश कुमार ने उसमें एमफिल और पीएचडी कर लिया है। और तभी बिहार की राजनीति में अब तक भाजपा वाले भी खुलकर नहीं कह पा रहे हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ ही चुनाव लड़ेंगे और राष्ट्रीय जनता दल वाले भी लगातार उन्हें निमंत्रण पर निमंत्रण, निमंत्रण पर निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। बस तेजस्वी यादव थोड़ा सा, जब तक मामला फाइनल नहीं होता तब तक वो थोड़ा अलग रुख दिखा रहे हैं, दिखाना भी चाहिए, कई बार ऐसा होता भी है। लेकिन सियासत इसी का नाम है और इसी सियासत के भंवर में ये तय होना है कि आखिर कौन किसके साथ खेल कर गया और कौन किसके साथ खेला कर गया, ये देखना है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 24 फरवरी को प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। खेला तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।